अस्सलामुअलैकुम। कैपिटल लाइव विद अनिका के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। अनिका आज हमें ज्वाइन कर रही हैं स्काइप पर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अनिका। Mary, thank you so much for starting today's show. आज बड़ा इंटरेस्टिंग और कांटे का मुकाबला चल रहा था जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप में, और अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है और तवक्को ये लगाई जा रही है कि जो बाइडेन की एक्चुअल विक्ट्री हो गई है। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट आया, स्टॉप द काउंटिंग, और ये ऑल कैप्स में था। यानी डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्विटर के जरिए अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी हो, अगर मैं नहीं जीतता तो फिर ऑब्वियसली आई विल गो टू द कोर्ट्स, एंड देन ही वेंट टू द कोर्ट। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर जो बाइडेन हो, अमेरिका अपने सबसे ज्यादा ओल्ड एज जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट करने जा रहा है। इससे पहले रेगन 73 साल के थे, देन अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम डोनाल्ड ट्रंप 74 साल के हैं, और बाइडेन जो कि एक्सपेक्टेड नेक्स्ट यूएस प्रेसिडेंट है वो 77 साल के हैं। लेकिन What is in it for पाकिस्तान? पाकिस्तान के लिए ऐसी क्या चीज है जो कि हम लोग बड़ी जो है उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप जो भी है उससे मुख्तलिफ उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो बाइडेन की इलेक्शन कैंपेन के अंदर कलीदी किरदार अदा किया है, जिन्होंने जो अमेरिका में पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तानी निजात अमरीकी हैं और वहाँ एक बड़ी डायनामिक पॉलिटिशियन है अनीला, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। कल भी हमारे शो में मौजूद थी एंड आई टोल्ड यू कि मैं इंशाल्लाह कल भी इन्हें मदऊ करूंगी विद अ गुड और अ बैड न्यूज। तो अनीला, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। ये बताएं, डू यू हैव अ गुड न्यूज व्हेन इट कम्स टू जो बाइडेन और डू यू हैव अ बैड न्यूज? वी हैव गुड न्यूज़, लेकिन हमें कहा गया है कि जो गुड न्यूज़ है उसको याद रखें, हम्बली अपने आप का डिमीनर रखें और कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हों। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि जो बाइडेन ने उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि द विक्ट्री इज़ क्लियर, द पाथ इज़ क्लियर, ही हैज़ द इलेक्टरल वोट्स that take him up to 270। तो जैसे ही ये न्यूज़ NBC ने अनाउंस की तो आपने देखा होगा ट्विटर में वेव आ गई, फ्रॉड, चीटिंग। हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप का भी एक ट्वीट आ गया और ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। दिस इज़ नॉट समथिंग वी डिडंट एक्सपेक्ट, जिसकी वजह से हमने यही कहा, सब ने यही नारा लगाया कि एवरी वोट काउंट्स। इसका मतलब है कि हम बिल्कुल ही ओपनली ये भी नहीं कह रहे हम विक्टोरियस हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो 2 बजे रात में आके कह दिया था, क्योंकि देखिए जो वोटर जिसने मेल इन बैलेट किया, अर्ली बैलेट किया, उसके बाद आपको पता है जो यूएस मिलिट्री है और जो ओवरसीज हैं अमेरिकन, उनके भी वोट आते हैं तो टाइम लगता है, वो बाद में काउंट होते हैं। तो उनको भी वोट को इज्जत देनी है और उसको क्रेडिबल बनाना है और डेमोक्रेसी को कायम रखनी है। इसलिए हमारा मैसेज था एवरी वोट काउंट्स और आप वेट करें जब तक के काउंट ना हो। लेकिन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कह दी अभी, आपने कहा है उनको भी वोट को इज्जत देनी है, हमारे यहाँ भी वो इज्जत दो, पाकिस्तान के अंदर वोट को इज्जत दो का एक मुहिम चली हुई है और आपको पता है फ्रॉम PMLN। लेकिन मुझे इस अमरीकी इंतखाब में थोड़ी पाकिस्तान के साथ मुमासलत नजर आ रही है। जैसे ही इंतखाब होता है उसी टाइम पर धांधली की अभी से आवाजें, उस टाइम पर जब शुरू हुआ था 3 नवंबर से पहले से धांधली की आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई थी। व्हाट इफ डोनाल्ड ट्रंप, अगर जो बाइडेन की विक्ट्री बड़ी एविडेंट होने के बाद एक सब्सटैंशियल विक्ट्री हो जाती है और डोनाल्ड ट्रंप नहीं मानते, फिर क्या? देखिए, उन्होंने ऑलरेडी फाइल किए हुए हैं केसेस, पेंसिल्वेनिया में भी, हर जगह दोनों साइड से लॉयर्स रेडी हैं। हर स्टेट में जो बैटल ग्राउंड स्टेट था वहाँ पर लॉयर्स को मोबिलाइज कर लिया था दोनों साइड्स पे, उनको पहुँचा दिया था वहाँ। हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं कहेंगे। अब इन्होंने अपने जो एरिज़ोना है वहाँ पर तो ब्लू वेव हो गई है। ये इसलिए हो रही है कि एरिज़ोना हमेशा से रेड था, रिपब्लिकन था, और अब देखिए वहाँ पर चेंज हो गया, फ्लिप हो गया।
गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनके सपोर्टर्स ने जाके वहाँ कहा कि हमें दिखाया नहीं, हमें दिखाओ, हमें देखना है कि कैसे काउंट हो रहे हैं। हर स्टेट के डिफरेंट रूल्स और डिफरेंट रेगुलेशंस होते हैं। किसी एक स्टेट का यू कांट टेक द सेम रूल्स, इलेक्शन रूल्स एंड टेक देम अप्लाई देम टू द अदर स्टेट। हर स्टेट अपने फॉलो करता है, उनका सेक्रेटरी जनरल है, उनके रूल्स हैं। तो उसके खिलाफ था तो उन्होंने आने नहीं दिया, वो आने दे सकते थे, उन्होंने कहा हम बाद में देंगे, उसमें उन्होंने केस दायर कर दिया। तो अब देखिए ये केस तो चलता रहेगा, लेकिन अगर जैसे जो बाइडन जॉर्जिया भी होल्ड कर लेते हैं, पेंसिल्वेनिया में हमें लगता है जो वोट्स जिस एरिया से आ रहे हैं वो डेमोक्रेटिक एरिया है, मेल इन बैलेट्स हैं, तो 2 हमें अश्योरिटीज हैं कि वो वोट इन्हीं के होंगे, और इसलिए वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। लेकिन आप देखें कि ये इंसान पाकिस्तान के लिए एक तो जो बाइडन की प्रेसिडेंसी डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो एक ह्यूमैनिटेरियन है। मैंने उनके साथ बहुत काम किया। एक बड़ा मसला है, आप क्योंकि पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रही हैं वहां, और आप बड़ी डायनामिक पर्सनालिटी हैं इन द अमेरिकन पॉलिटिक्स, लेकिन एक आम पाकिस्तानी पूछता है कि जो बाइडन आ जाएं या डोनाल्ड ट्रंप आ जाएं, पाकिस्तान के लिए ऐसी क्या मुख्तलिफ चीज हो जाएगी? वो जो पॉलिसीज होती हैं अमेरिका की वो तो कंसिस्टेंट रहती हैं। जी, काफ़ी मैं सुनती हूँ लोगों से कि उनकी चेंज नहीं होगी, उनकी पॉलिसी चेंज नहीं होगी। तो देखिए ये इसका जो है ना, ये जो ट्रंप आए हैं, मैं इसका हमेशा यही एनालाइज करती हूँ कि जो ट्रंप आए हैं वो इसलिए आए हैं कि 20 साल अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी सम गुड सम बैड रही। ठीक है, कभी हमने दोस्त बनाया फिर उनको छोड़ दिया, पाकिस्तान कोई शिकायत रही है पहले। तो ये जो लोग हैं ये रिएक्शनरी हैं, और जो ट्रंप के फॉलोअर्स हैं वो चाहते हैं कि दुनिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे कोई कंट्री में ह्यूमैनिटेरियन नीड हो, वो मर रहे हो, वो कुछ भी, अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी, ग्रेटेस्ट वेल्थीएस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, वो हेल्प ना करे। ये हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है। देखिए अमेरिका बना था, उसने अपने आर्म्स ओपन एम्ब्रेस किया। जो लोग रिलीजियस परसिक्यूशन से यूरोप से भागते थे, कैथलिक्स थे, क्रिश्चियंस थे डिफरेंट कंट्रीज से, जूइश लोग थे, मुसलमान थे, सीरियन रेफ्यूजीज के साथ मैं अभी तक काम करती हूँ। आप देखिए डेमोक्रेट्स ने डेमोक्रेटिक वैल्यूज को आगे किया। ये ट्रंप की जो पार्टी है ये बन गई है आइसोलेशनिस्ट पार्टी। उसके अलावा ये पॉपुलिज्म से आई है, तो ये चली भी जाएगी वैसे पॉपुलिज्म से। लेकिन जो आप ओल्ड रिपब्लिकन्स देखें, कोलिन पावेल हैं, वो आप बड़े जनरल हैं अमेरिका के, उन्होंने तो एंडोर्स कर दिया जो बाइडन को, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते इनकी ये पॉलिसी से। आप देखें ये पूरा ट्रेंड आ रहा है और ये फॉरेन पॉलिसी चेंज होगी, क्योंकि लोग चेंज हो गए हैं। यंगर लोग आए हैं हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी में भी यंगर लोग हैं। अब हमारे पे है कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन और पाकिस्तान गवर्नमेंट कितना एफर्ट करे टू आउटरीच। विद जो बाइडन the path is even better, क्योंकि उनकी ऑलरेडी रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से, पाकिस्तानियों से, और वो खुद रह चुके हैं सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के चेयर। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जिसको पाकिस्तान और साउथ एशिया की हिस्ट्री का पता है उसको पता है कि करना क्या है। हमने स्ट्रेट उनसे यही सवाल किया था जब उनको एंडोर्समेंट मिला था डेमोक्रेटिक पार्टी का, कश्मीर, वी वांट human rights, dignity, the right of self determination for the Kashmiris. जैसे ही कश्मीर सॉल्व होगा, इंडिया पाकिस्तान भी सॉल्व हो जाएगा। एंड 20 साल से मैं अमेरिका में हूँ, जो मुसलमान ऑर्गेनाइजेशंस हैं ज़्यादातर उन्होंने पैलेस्टीन के लिए किया है। 70 साल हो गए, किसने उनका इशू कौन देख रहा है? उन्हीं के भाई देख रहे हैं ना, जो अरब ब्रदर्स हैं, उनके सऊदी अरेबिया से आए हैं, यूएई से आए। हम तो एज पाकिस्तानीज यही कहते थे हमारी भी तो बात करो, लेकिन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ज्यादातर पैलेस्टाइन की बात करती थी। लेकिन अब उनको ये पता चल गया है कि कश्मीर इट्स एन इशू, वहां पर ह्यूमन राइट्स अब्यूज है और हमें बात करनी है। तो देखिएगा आप ट्रेंड चेंज हो जाएगी विद द न्यू। लेट्स होप कि कश्मीर वाला जो मैटर है ये रिजॉल्व हो सके, क्योंकि अल्टीमेटली कश्मीरीज अभी सिर्फ ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रहे, बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की वायलेशन हो रही है, व्हिच इज अ ग्रेव वायलेशन। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं जरा अफगानिस्तान की तरफ। अफगानिस्तान पे अमेरिका की सदर ट्रंप के बाद पॉलिसी ये थी कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो हैं उन्हें या तो बिल्कुल कम कर दिया जाए या बिल्कुल खत्म कर दिया जाए।
जाए, जो बाइडेन की क्या पॉलिसी अफगानिस्तान की पीस डील के हिसाब से बिलखुसूस और बिलउमूम अफगानिस्तान के उमूर पे क्या नजर आती है आपको, क्या हो, किस तरीके से ही टेक ऑन दिस चैलेंज? देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, एंड आई कुड बी रॉन्ग, सो आई टेक दैट डिस्क्लेमर, जो बाइडन पूरे 8 इयर्स ऑफ ओबामा थे वहाँ, उन्होंने देखा कि ड्रोन से नुकसान हुआ, फायदा तो हुआ नहीं, गुडविल तो फैली नहीं, तो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ हैंडलिंग अफगानिस्तान। अब हमारे ट्रूप्स विंटर में आ जाएंगे, अप्रैल में टोटल विड्रॉल है, वो जाएंगे, उनको देखना होगा, लेफ्ट को भी अपीस करना होगा, राइट को भी, और उनको बीच में चलना होगा। उन्होंने तो एक बहुत यूनिफाइड मैसेज दिया है, लेकिन मुझे ये बहुत ज़्यादा यकीन है कि वो पाकिस्तान को अच्छी तरफ लेके जाएंगे और ये सोचेंगे कि स्टेबल पाकिस्तान मीन्स स्टेबल अफगानिस्तान। तो हम पाकिस्तान को पुराने ज़माने की तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते, हमें वर्क करना है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो हम देते हैं जिससे गुडविल पैदा होती है वो ज़रूरी है। अगर आपको काउंटर करना है एक्सट्रीमिज्म तो आपको एजुकेशन में इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो थिंग्स विल चेंज। राइट, वेल लेट्स सी के होता क्या है। लेकिन एक बहुत बड़ा परसेप्शन ये है कि जो बाइडेन को प्रो जो बाइडेन वोट तो पड़ा ही पड़ा है, लेकिन एंटी डोनाल्ड ट्रंप वोट भी पड़ा है। अब इस वोट को केटर करना बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बहुत सारी चीजें जो लोगों को पसंद नहीं आई, उसके अगेंस्ट होके जब जो बाइडेन को वोट पड़ा है, एंड ये वाली जो कैटेगरी है उसको केटर करने के लिए जो बाइडेन के पास क्या है, क्या ऐसी चीज होगी जो कि अल्टीमेटली इस पूरे के पूरे जो वोटर्स हैं, वोटर्स का एक बैंक है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रख सकेगी इन द नेक्स्ट 4 years as well? देखिए, ये जो आपने देखा ना, जो ट्रंप को वोट्स मिले हैं, ये वोट्स मिले इसलिए हैं कि 20 साल जो फॉरेन पॉलिसी खराब रही है उससे आइसोलेशनिज्म आ गया कि हम निकालो, हमारे ट्रूप्स निकालो दुनिया से, हम दुनिया की पुलिस नहीं बन सकते हैं, तो ये इसलिए हुआ है। और उसके अलावा बर्नी सैंडर्स के जो मैसेजेस थे सोशलिज्म के, ये टोटल रिजेक्शन है ऑफ सोशलिज्म। अमेरिका इज नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री, नाइदर डू दे वांट कम्युनिस्ट। उन्होंने ये रिजेक्ट किया। ये जो चाइना का आपने सुना, तो ये जो ट्रंप को वोट्स मिले हैं, इट इज अ शो ऑफ रिजेक्शन ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। अमेरिका चाहता है कि उसकी ट्रेड हो, उसकी इनोवेटिव जो कैपेबिलिटीज हैं वो कोई कर्ब ना करे, इंटरनेट फ्री हो, स्पीच फ्री हो। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये हमें इससे पता चला है कि ओके, ट्रंप की जो कॉलिंग है वो इसीलिए हुई है कि आइसोलेशनिज्म रहा है। I have to go, and I thank you for letting me be here on your show. Thank you, Anila. Thank you so much, Anila, for joining us in the show. It was a pleasure having you. तो जो बाइडेन at this point in time, ladies and gentlemen, नजर आ रहे हैं आगे दौड़ के अंदर, और जिस तरह मैंने कहा कि थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट किया कि स्टॉप द काउंटिंग। इसका मतलब ये है कि अमेरिका के इंतखाबात के नतीजे, जो कि माजी करीब में अगर हम जॉर्ज बुश और एल गोर वाला हम एग्जाम्पल देखें तो वहां भी इशू हुआ था, लेकिन ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट होगा ये शायद उससे भी बढ़ के हो। तो यकीनन अमेरिका की सूरत हाल के ऊपर गहरी नजर भी हम रखे हुए हैं, आने वाले वक्तों में क्या होगा, कुछ डायरेक्टली इस रीजन पर वहां के सदर और उनकी पॉलिसीज इंपैक्ट करती हैं। कुछ पॉलिसीज कंसिस्टेंट होती हैं, लेकिन जो कुछ पॉलिसीज तब्दील होती रहती हैं, सदर टू सदर वेरी करती हैं, वो वाली पॉलिसीज वो हैं जिनके ऊपर अभी हम नजर गाड़े हुए हैं। अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, उसके बाद साबिर शाह साहब से भी बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो हिस्टोरिकली जो है अमेरिका के इंतखाबात को बड़े गौर से एनालाइज करते रहे हैं, एंड ऑब्वियसली वो करंट अफेयर्स के मामलात को भी देखते हैं। तो उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इन अमेरिकी इंतखाबात के बाद अमेरिका में, पाकिस्तान में और हमारे रीजन में तब्दीली क्या आएगी। See you after the break. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी हमारे साथ साबिर शाह साहब मौजूद हैं। साबिर शाह साहब किसी तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन यूएस हिस्ट्री और यूएस इलेक्शन हिस्ट्री बिलखुसूस उसके ऊपर बहुत अबूर रखते हैं। साबिर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शाह साहब, अमरीकी इंतखाबात 270 इलेक्टोरल वोट्स जीतने के लिए चाहिए। एट दिस पॉइंट इन टाइम जो बाइडेन के जो इलेक्टोरल वोट्स ही हैज अटेन्ड आर
264, सिर्फ 6 इलेक्टोरल वोट्स रह गए प्रैक्टिकली वो थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए, जो कि जीतने के लिए चाहिए होता है। शाह साहब, ये इजी ट्रांजिशन ऑफ पावर होगा या नहीं? Anika, I presume he'll be able to take, and I hope that he'll be able to bag about 285 to 290 votes. Electoral votes की बात कर रहा हूँ. Should that happen, it should be an easy transition, क्योंकि फिर उसे कोर्ट्स भी जो है ना वो ट्रम्प की पिटिशंस वगैरह को उस तरह एंटरटेन नहीं करेंगी. और ट्रम्प का केस भी कमजोर है लीगल. देखिए, आप वो कह रहे हैं स्टॉप काउंटिंग. कल वो कई जगह पे कह रहे थे कीप काउंटिंग टिल द लास्ट वोट, आखिरी वोट भी काउंट करें. तो कोर्ट पे लास्ट, भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं? जहां आप जीत रहे होते हैं वहां आपका बयान और है, जहां हार रहे होते हैं वहां आपका नैरेटिव और है. सो ट्रम्प इज ऑन अ वीकर ग्राउंड, एंड यस, एज वी स्पीक बाइडेन सीम्स टू बी इमर्जिंग एज विक्टोरियस इस इलेक्शन के अंदर. ट्रांजिशन पीसफुल लगती नहीं, क्योंकि देखिए फसादात शुरू हो गए हैं. आई फियर कि ये फसादात जो हैं, ये जो फूटे हैं, ये दे बाउंड टू गेन मोमेंटम. See, it's a cliffhanger, it's a nail biter, it has gone to the wire. Or this beacon of democracy, as United States claims to be, there is a lot more in store for you and me and the world to be surprised about. ये इनका जो असल चेहरा है वो सामने आएगा कि जब आप खाते पीते होते हैं. आप कह रहे हैं कि हमारे लिए अभी बहुत सारी चीजें देखनी है. इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या. तो क्या होना है आगे? देखिए, अगर 2-3 दिन भी फसादात रहते हैं, मामला कोर्ट में चले जाते हैं, वॉल स्ट्रीट जो उनका स्टॉक एक्सचेंज है, जिस पर दुनिया भर की नजरें होती हैं, जिस पर दुनिया भर की इन्वेस्टमेंट होती है, उस पे जो है वो बेरिश ट्रेंड आ सकता है, वो नीचे गिर सकती है, वो फॉल कर सकती है. इसी तरह फेडरल रिजर्व बैंक जो उनका स्टेट बैंक है अमेरिका का, इट विल हैव टू डिवाइस न्यू मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स एंड न्यू फिस्कल मेजर्स विल हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड कि इस इकोनॉमी को किसी तरह अफ्लोट रखा जाए पानी के ऊपर. ये कोई आसान काम नहीं होता टू डिवाइस न्यू टूल्स. प्रॉपर्टीज अंडर प्रेशर आ सकती हैं, रिटेल बिजनेस, होलसेल बिजनेस, ये सारी चीजें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो अमेरिका में आती है वो काफी सबड्यूड हो सकती है. उस सूरत में आपको पता है इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज वगैरह, ये सारी जो हैं ये चलिए अगर लॉसेस में नहीं तो बहुत ज्यादा नोज डाइव कर सकती हैं, बहुत ज्यादा. और फिर इस वक्त जब कोविड कंट्रोल नहीं हो रहा अमेरिका से, सबसे ज्यादा अमवात यहाँ हो चुकी हैं, तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा, 1 लाख केसेस रोज निकल रहे हैं. ट्रम्प हैज मिजरेबली फेल्ड इन कंट्रोलिंग इट, एंड आई डोंट थिंक एनीबॉडी एल्स वुड हैव बीन एबल टू हार्नेस द मेनेस. तो ये इन चीजों को देखते हुए अभी कोरोना कहीं नहीं जा रहा, वैक्सीन कोई नहीं है. शाह साहब, अगर जो बाइडेन आ भी जाते हैं, जो कि मुमकिना तौर पर वो एज अ प्रेसिडेंट कुर्सी संभाल भी लेंगे अगले साल की शुरुआत में, बट उनको जो चैलेंजेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल दरपेश हैं, उनके लिए क्या 2-2.5 साल अपने आप को संभलना, अपनी हुकूमत को संभालना क्या पॉसिबल नजर आता है आपको? Anika, as I see things and as you do, it's not going to be a moonwalk for Biden either. Biden एक तो उम्र के उस हिस्से में बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकते. दूसरा ये कि देखिए, अमेरिका नाउ स्टैंड्स डिवाइडेड बिटवीन रेड एंड ब्लू, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स. गली गली लड़ाई पहुंच चुकी है, इख्तलाफात पहुंच चुके हैं. मुमकिन है हमारी तरह वहाँ की जो पब्लिक है वो 5-5, 10-10 साल आपस में इख्तलाफात ना रखे. हमारे यहाँ तो फारिग लोग हैं ना जी, अनएम्प्लॉयमेंट है, शऊर कोई नहीं, तालीम कोई नहीं. वहाँ तो लोग फंसे हुए हैं क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स में, मॉर्गेज पेमेंट्स में. कमाते हैं तो शाम को खाते हैं, वरना घर खाली करना पड़ता है. तो मुमकिन है उनके इख्तलाफात इतने लंबे ना रहें. लेकिन हैविंग सेड दैट, पोलराइजेशन सोसाइटी की बहुत ज़्यादा हो गई है. अदलिया टेस्ट में आ गई है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट. वहाँ जजेस में पोलराइजेशन पहले भी है, कुछ ओबामा ने अपॉइंट किए, कुछ ट्रंप ने अपॉइंट किए. तो देखना ये मामला किस तरफ जाती है. अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन आर्मी, पेंटागन, CIA, वहाँ को एक चीज़ तो नहीं है. और अगर अमेरिका अंडर प्रेशर आता है तो बहुत सारे गरीब मुल्कों की एड और ग्रांट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी. चाइना का $345 अरब का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ. अमेरिका की टोटल इंपोर्ट. अभी आप चाइना की बात कर रहे हैं, अभी आप बहुत सारे गरीब ममालिक की एड की बात कर रहे हैं. ये दोनों पॉइंट्स हमारे रीजन के ऊपर बड़े वैलिड आते हैं. एक तो चाइनीज बिजनेस विद अमेरिका, या अगर 3-4 दिन 5 दिन अगर फसादात हो जाते हैं तो क्या इस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना कोई पड़ जाएगा, ये मैं आपसे जानना चाह रही हूँ. दूसरा, हमारे रीजन के अंदर
अमेरिका के बहुत सारा ज्यादा स्टेक्स हैं और ऑब्वियसली जो अमेरिका के अंदर होता है उसके अंदर हमारे स्टेक्स भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर जिस तरह आप अनरेस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं, अगर अनरेस्ट बढ़ता है तो फिर हमारे ऊपर रीजनल इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, एक इम्पैक्ट तो ये है कि जो हमारे लोग वहाँ हैं, वहाँ इमिग्रेशन पॉलिसीज बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगी। बाइडन आए, ट्रम्प आए, वो तो वैसे ही टाइट हो रही हैं। बॉर्डर कंट्रोल्स बहुत टाइट हो रहे हैं। हमारी एक्सपोर्ट सफ़र कर सकती हैं अमेरिका को थोड़ी बहुत, हमें कंसेशंस नहीं मिलेंगे, आगे नहीं मिल रहे थे, लेकिन हमें उसकी उम्मीद भी कम फिर रखेंगे हम। दूसरा देखिए कि चाइना का मैं कह रहा हूँ, अगर चाइना माल नहीं बेच पाएगा अमेरिका को, अमेरिका की $2.5 ट्रिलियन की इम्पोर्ट है अनिका, दुनिया का सबसे बड़ा इम्पोर्टर है, और बहुत ज़्यादा माल वो चाइना से इम्पोर्ट करता है। $345 अरब का ट्रेड सरप्लस है चाइना के हक में। 1.64 ट्रिलियन अमेरिका का एक्सपोर्ट्स हैं। $22 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 42 अरब डॉलर के इनके फॉरेक्स रिजर्व्स हैं। तो वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आ गई 8-9% है, वो और बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। 2-4-5 दिन के फसादात से कुछ नहीं होता, डिपेंड करता है वोलेटिलिटी किस नौयत की है। अगर 2-4 दुकानें जल जाती हैं, 2-4 आदमी जख्मी हो जाते हैं, गार्ड्स आके पकड़ लेते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 to 5 days of upheaval doesn't matter, but if it prolongs somehow, गॉड फॉरबिड्स, तो वो मामला लंबे होते हैं। मामला जो सुप्रीम कोर्ट में चला जाए और वहाँ को 1.5 महीना लटका रहे, फर्ज कीजिए कोई इस तरह के मामलात हो जाएं, तो वो फिर पूरी इकोनॉमी जो है इट्स इन अ लिम्बो, यू सी, इट हैंग्स इन अ बैलेंस। तो वो फिर काम जो है ना वो खराब होता है, वो इन्वेस्टर सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। बिजनेस के जो प्रोस्पेक्ट होते हैं टू इन्वेस्ट और री इन्वेस्ट, वो बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट होते हैं। और फिर अगर चाइना अगर अमेरिका में इफेक्ट होगा, दैट इज व्हाई दे डू नॉट वांट एन इंस्टेबिलिटी एट ऑल, ऑल्दो दे वांट जो बाइडेन टू विन। अगर चाइना अफेक्ट होता है तो चाइना की बाकी दुनिया में भी बिजनेस इफेक्ट होता है। चाइना के भी इस वक्त बड़ी मुश्किल से उसने कोविड को कंट्रोल किया और अपने बिजनेस को उसने स्टेबल रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। यू सी, ये इजी नहीं है। 2-4 दिन के फसादात डू नॉट मैटर एट ऑल। आई होप व्हेन वी वेक अप टुमारो मॉर्निंग ऑन फ्राइडे ये मामला हल हुआ हो। अभी तो बहुत देर से 253 की सीट्स दिखा रहा है, कोई टेलीविजन को 264 दिखा रहा है। ट्रम्प के ट्वीट्स आ रहे हैं, स्टॉप काउंटिंग। एक बात और मैं आपको अर्ज करूं आपके चैनल के थ्रू, हमारी पब्लिक को भी बहुत ज़्यादा अवेयर होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन जो है वो अब फैलेगी अगले चंद घंटों में। वीडियोज़ आएंगी जाली, बहुत ज़्यादा ट्वीट्स जाली हो सकता है, बाइडन के आ जाए, ट्रम्प के आ जाए, इस तरह बहुत ज़्यादा ऑफिशियल अकाउंट्स पे जाके ही कंफर्म किया जाए। तो इट्स बेटर कि ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स के ऊपर जाके सारी खबरें कंफर्म की जाएं। ऑब्वियसली हम तो हैं ही फिर अच्छा लेकिन शाह साहब, मेरा अगला सवाल मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। वो ये है कि जो बाइडन, हम लोगों ने ओबामा एरा देखा, उसके अंदर एकदम से ड्रास्टिकली जो रेशियल डिफरेंस था वो कम होता हुआ नजर आया। पहला ब्लैक जो अफ्रो अमेरिकन सदर है अमेरिका का, वो सामने आया। फिर हम गए ट्रम्प के एरा के अंदर, और ट्रम्प के एरा में वो सारा काम जो कि रेशियल डिफरेंस को खत्म करने के लिए किया गया था, वो उस पर मैं पानी फिरता हुआ नजर आया। वाइट सुप्रीमेसिस्ट बहुत ज्यादा बढ़ने लग गए, वाइट टेररिज्म बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, जिसको ये लोग लोन वोल्फ अटैक्स कहते हैं, लेकिन असल में तो वो भी टेररिज्म ही है। जो बाइडन, क्योंकि ओबामा एरा के अंदर उनके दस्तरास रहे, क्या वो वही चीजें ला सकेंगे जो ओबामा के एरा के अंदर वैल्यूज थी, वो चीजें जो कि बेसिकली ओबामा ने जो है वो अपलिफ्ट करने का तहैया किया था? देखिए, ओबामा ने भी मुसलमानों के खिलाफ जो रेशियल सेग्रीगेशन थी उसके लिए कोई खास काम नहीं किया। एफ्रो अमेरिकन के लिए भी उन्होंने उतना ही किया जितना कर सकते थे। उन्होंने वाइट वोट भी बहुत लिया हुआ, आप जेन में रखें। यहाँ जब आदमी सीट पे बैठ जाता है तो उसकी तरजीहात और हो जाती हैं, फिर उसने कईयों को साथ लेके चलना होता है। जहां तक ट्रम्प की बात आप कर रही हैं, जी हाँ, रेशियल प्रोफाइलिंग बढ़ गई, सेग्रीगेशन बढ़ गई। बुश के दौर में काम शुरू हुआ 9/11 के बाद, बढ़ता गया, कभी रुक जाता है फिर बढ़ जाता है, डिपेंड करता है यूरोप में कितने वाकयात हो गई, अमेरिका में क्या हो गया। इस साल 24 अप्रैल को जब रमजानुल मुबारक आया तो आपको पता है कि ट्रम्प साहब ने कहा इस्लाम बड़ा पीसफुल रिलीजन है, आप दुआ किया कीजिए ह्यूमैनिटी के लिए, सबके लिए। कोविड भी आया हुआ था, और कुरान पढ़ा करें, और मुसलमानों की बड़ी तारीफ़ें की।
अब भी एक तरफ तारीफें करते हैं, चौथे पांचवें दिन जो है वो मुसलमानों के खिलाफ बयान दाग देते हैं, फिर इफ्तारी पे भी उन्हें बुलाते हैं। व्हाइट हाउस का एक बड़ा पुराना ट्रेडिशन है मुसलमानों को इफ्तारी पे बुलाने का भी। सो मुझे इन बातों पे यकीन नहीं, अपने आप को खोजेगा। ये काम लोग करते हैं, ये क्लर्जी करता है, प्रीस्ट करता है, मौलवी करता है, रबी करता है, ये पंडित करता है। ये हुकूमतों के करने वाले काम नहीं होते। हुकूमत क्या सजा दे देगी? सो अब नफरतें तो फैली हुई हैं, मुसलमान वहां रह भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, लेकिन एटीट्यूड ऑफ द रूलर, जो उस टाइम का जो भी सरबराह होता है, किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो, किसी मुल्क का प्रेसिडेंट हो, उसका अपना एटीट्यूड भी तो मैटर करता है ना। क्योंकि ये चीज तो प्रैक्टिकली मैंने जाके अमेरिका के अंदर देखी कि ओबामा के टाइम के ऊपर इतना ज्यादा सड़कों के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी जितनी अब हो गई थी ट्रंप के दौर में। अच्छा, I beg to differ with you and I use the word beg, अनिका। हमारे सबके मुशाहिदात थोड़े से डिफरेंट होते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही होंगी। मैंने भी ऐसा देखा, और लेकिन मैंने दूसरी एक्सट्रीम भी देखी। मैं जॉर्ज बुश के दौर में भी गया और भी मैंने चीज़ें देखी, यूरोप में भी देखी मैंने 9/11 के फ़ौरन बाद। मैं आपको बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पीसफुल ट्रांजिशन हो जाती है, अगर यूरोप पे कोई और फ्रांस वगैरह में कोई दहशतगर्दी की लहर नहीं आती, इंग्लैंड में, अमेरिका में तो काफ़ी अरसे से कोई ख़ास वाक़या नहीं हुआ, तो आप देखेंगे कि फिर ये मामला दब जाएगा। फिर मुसलमान और दीगर कौमें को एग्जिस्ट करना शुरू कर देंगी। ये जो ही को वाक़यात होते हैं, द ट्रिगर वायलेंस, दे ट्रिगर रेशियल हेट्रेड। तो वाकई डिपेंड करता है कि जिस वक्त हम देख रहे थे पीसफुल मुआशरा, उस वक्त कितने वाकयात हुए थे, कितने नहीं हुए थे। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो स्पीचेस हैं और फ्रांस में जो हमले हुए हैं, शार्ली हेब्डो ने फिर वो कार्टून्स वगैरह जो छापे हैं, कैरिकेचर्स, ब्लास्फेमस, इसी तरह डेनमार्क है। मुझे आप दुआ करें इंग्लैंड में कुछ ना हो जाए आने वाले दिनों में, क्योंकि यूरोप में दहशतगर्दी की लहर तो आपने देखा, वियना में आज तक 4-5 बंदे ही नहीं मरे 1971 से लेके अब तक। आपको शायद मैं ये बताता चलूं, 2 या 3 से ज्यादा अमवात नहीं होती, 3-4 सिर्फ बड़े वाकयात हुए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि 9/11 के बाद यूरोप में दहशतगर्दी की 2-3 लहरें आई। Enough time now, लेकिन मैं इस डिस्कशन को इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में जरूर। एक सर्ज ऑफ टेररिज्म हमने देखा, वो चीज हम लोगों ने जरूर डिस्कस करनी है किसी और शो में। बहुत शुक्रिया साबिर शाह साहब, आपने ज्वाइन किया। इससे पहले अनीला हमारे साथ मौजूद थी, पाकिस्तानी अमेरिकन पॉलिटिशियन। इसी के साथ अमेरिका होता है वो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर उसका इम्पैक्ट हमें जरूर नजर आता है, और उसका इम्पैक्ट हमें इसलिए नजर आता है क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अमेरिकी असर रसूख हर ही रीजन के अंदर पाया जाता है, खाब वो इकोनॉमिक असर रसूख हो, या फिर वो मिलिटरीली हो, या फिर वो ट्रेड के हिसाब से हो। सो अल्टीमेटली अमेरिका के इंतखाबात की तरफ पूरी दुनिया की नजरें गड़ी हुई हैं, एंड सो इज द केस विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इस रीजन के पीस पर भी पड़ेंगे। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, मे द बेस्ट मैन विन। 264 इलेक्टोरल वोट्स के साथ जो है वो बढ़तरी हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं, एंड 270 उनको चाहिए। इसी के साथ अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।